एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर का सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे, जो कि आपका 40 मार्क्स का रहने वाला और 90 मिनट्स का आपके पास टाइम मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप रीड कर लेना कितने सारे क्वेश्चन कौन से सेक्शन में होंगे। 3 सेक्शंस में ये डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन आता है हमारा रीडिंग, जिसमें आपको पैसेज मिलेंगे और नीचे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आपको आंसर देना। तो सबसे पहले आपको पैसेज अच्छी तरह रीड करना है 2-3 बार, तब भी आप उनके आंसर निकाल पाओगे। तो इसमें अगर हम बिल्कुल डीपली रीड करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको रीड करेंगे, फिर इनके आंसर देखेंगे। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो। पैसेज को रीड करते हैं पहले। As the family finally sets off from home after many arguments, there is a moment of lull as the car takes off. यानी कोई फैमिली जा रही है, घर से बाहर निकलती है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स के बाद, तो एक मोमेंट आती है। लल क्या है? शांति काल की मोमेंट आती है जब कार निकलती है घर से। ऑल राइट, सो वेयर आर वी गोइंग फॉर डिनर नाउ? आस्क द वन एट द ड्राइविंग व्हील। वट फॉलोज इज चाउज इज मल्टीपल वॉइसेज मेक एज मैनी सजेशंस। तो ठीक है, हम कहाँ पर जा रहे हैं? कौन पूछता है? ड्राइविंग व्हील मतलब जो ड्राइव कर रहा है वो पूछता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं डिनर के लिए। अब इसमें कोई अलग बात नहीं है, जितने लोग ज़्यादा आंसर देंगे उनकी सजेशन भी अलग अलग होंगी। ऐसे आपके घर में भी होता होगा, कहीं कोई प्लानिंग करते हैं जाने की, तो क्या होता है सभी के अलग अलग सजेशन आती है, वहाँ चलेंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो सभी के अलग अलग थॉट होते हैं, उनकी पसंद अलग होती है और उनकी सजेशन भी अलग होती हैं। ऐसे यहाँ पर भी मैं मल्टीपल वॉइसेस और मल्टीपल सजेशंस दे रही थी। बाय द टाइम ऑर्डर इज रिस्टोर्ड एंड a decision is arrived at, tempers have risen, feelings injured and there is at least one person grumbling. क्या होता है जब ऑर्डर रिस्टोर हो जाता है, एक डिसीजन ले लिया जाता है, तो टेम्पर्स क्या है? गुस्सा शुरू हो जाता है और फीलिंग्स इंजर्ड हो जाती हैं और एटलीस्ट एक पर्सन तो बड़बड़ाता है कि मैंने दूसरा चाहा था, ये यहाँ नहीं जाना था, मतलब वो असंतुष्टि जताता है अपनी। 20 years ago, you would step out of home, the decision of meal and venue already made with no arguments or opposition, and everybody looked forward to the meal with equal enthusiasm. इसको कंपेयर किया हुआ है कि 20 साल पहले आप जब घर से पैर रखते तो जो ये निर्णय होता खाने का और वेन्यू का, तो ये कि इसमें कोई आर्गुमेंट या कोई ओपोजिशन शो नहीं करता। सभी लुक आगे देखते किसकी तरफ? खाने की तरफ, बहुत जोश से और हैप्पीनेस से। द डिसीजन वॉज मेड बाय द हेड ऑफ द फैमिली एंड द अदर्स फेल इन लाइन। जो वो डिसीजन कौन लेता? हेड ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पर क्या हो रहा था? मल्टीपल वॉइसेस आ रही थी, सभी अपनी अलग अलग सजेशन दे रहे थे और कोई असंतुष्टि जता रहा था, कोई गुस्सा हो जा रहा था कि आपने मेरी नहीं सुनी, ऐसा होता ना। लेकिन पहले क्या होता था? एक हेड होता था फैमिली का, वही सारा डिसीजन लेता था और सभी उसके पीछे लाइन में चले जाते थे, वो कोई ओपोजिशन शो नहीं करते थे। And the others fell in line. Today, every member of the family has a say in every decision, which also promotes a sense of togetherness and bonding. We empower our kids to take their own decisions from a very early age. We ask them the cuisine they prefer, the movie they want to see, the holiday they wish to go on, and the subjects they wish to study. अब हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को उनका खुद का डिसीजन लेने देते हैं, बहुत ही छोटी एज में भी। क्या कौन सी मूवी वे पसंद करते हैं, कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कौन सी स्टडी वो पसंद करते हैं और कौन सा सब्जेक्ट वो लेना पसंद करते हैं, वो उन पर छोड़ दिया जाता है। It's a closely connected world out there where children consult and guide each other. A parent's well-meaning advice can sound like nothing more than unnecessary preaching. How then do we reach our children through all the conflicting views and make the voice of reason be heard? Children today question choices and prefer to go with the flow. क्या होता है? ये वर्ड कनेक्टेड होता है कि जहाँ पर चिल्ड्रन कंसल्ट और गाइड करते हैं एक दूसरे को, तो वो पेरेंट जो एडवाइस देते हैं उसका अच्छा खासा मीनिंग क्या बना लेते हैं बच्चे कि ये
एक उपदेश से ज़्यादा कुछ नहीं है उनके एडवाइस को, ऐसा मानते हैं ओश। हाउ देन डू वी रीच अवर चिल्ड्रन थ्रू, कैसे जाने दे सकते हैं हम अपने बच्चों को ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ से ओश, कि बच्चे ऐसा सोचे अपने पेरेंट्स के बारे में कि ये उपदेश दे रहे हैं, बल्कि वो क्या देते हैं, उन्हें एडवाइस देते हैं और वो उनके भले के लिए ही देते हैं। What then is the best path to take? I would say the most important thing one can do is to listen. Listen to your children and their silences. सबसे अच्छा पाथ लेने का क्या है कि आप प्रेफर करो, सुनो उनकी बात। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होगी। आप बच्चों की बातें सुनो, उनके साइलेंसेस को क्या करो, एज्यूम करो ये क्या कहना चाहते हैं। एंड श्योर दैट यू कीप सम टाइम असाइड फॉर देम, इंसिस्ट दैट दे शेयर देयर स्टोरीज विद यू, step into their world. It is not as complicated as it sounds. Just a daily half an hour of quality time would do the trick. अब इसमें क्या बोला है कि आप उनके इंश्योर करो कि आप थोड़ा सा टाइम उनके लिए निकालो अपने काम से, और उनके जो स्टोरीज़ उनके सुनो, वे क्या चाहते हैं, और उनके वर्ल्ड में एंटर करो, उनके बारे में जानना चाहो, और वे क्या सोचते हैं, थोड़ा उनके लिए क्या करो, रिलेट करो, एक रिलेशनशिप बिल्ड करो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये दिखाई देता है। बस आपको क्या करना है, एक घंटा नहीं तो आधा घंटा अपना क्वालिटी टाइम उनको देना, जिससे वे भी आपको समझ पाए और आप भी बच्चों को समझ पाए। तो यही है इसमें पैसेज में। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। Based on your understanding of the passage, answer any 8 out of the 10 questions by choosing the correct option. आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे आप अपनी विश के अकॉर्डिंग 8 क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपको अच्छी तरह आते हों। मैं आपको यहाँ सारे ही कराऊंगी। फर्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु सेड सो वेयर आर वी गोइंग फॉर डिनर नाउ। पैसेज के अकॉर्डिंग हमने रीड किया, किसने कहा था अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो किसने कहा था, जो ड्राइव कर रहा था। तो 1 इसका ऑप्शन क्या होगा, नैरेटर, 1 एट द स्टीयरिंग, 1 ऑफ द पैसेंजर्स, 1 ऑफ द गेस्ट। तो ये किसने बोला था, 1 एट द स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मीनिंग भी यही होता है, यानी चालक जो कि ड्राइव कर रहा था, गाड़ी को चला रहा था। तो इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है हमारा 20 ईयर्स एगो अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसीजंस वर डैश। तो 20 साल पहले डिसीजन कौन लिया करता था, हमने पढ़ा था अपने पैसेज में, हाईलाइट भी किया था, कौन लिया करता था, टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली। सॉरी इस पर टिक लग गया, ये सी है हमारा, कौन लिया करता था, टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली। हेड लिया करता था फैमिली का, जो कि सारे उसको फॉलो करते थे उसके डिसीजन को। थर्ड हमारा, इन मॉडर्न टाइम्स चिल्ड्रन आर डैश टू मेक देयर ओन डिसीजंस फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। तो मॉडर्न टाइम में चिल्ड्रंस क्या किए जाते हैं, अलाउड किए जाते हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए। इतनी अर्ली एज में वे उनको अलाउ किया जाता है, वे अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्थ हमारा, जनरली अ पेरेंट्स एडवाइस इज ऑफन टेकन एज डैश बाय द चिल्ड्रन। क्या ली जाती है, पेरेंट्स के एडवाइस को बच्चे क्या लेते हैं, अननेसेसरी प्रीचिंग, बिना ज़रूरत का उपदेश। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, दीज डेज चिल्ड्रन वॉन्ट टू, इन दिनों चिल्ड्रन क्या करना चाहते हैं, वॉन्ट टू गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ हमारा, द मैसेज कन्वेड बाय दिस पैसेज इज डेट पेरेंट्स शुड, क्या मैसेज कन्वे किया गया है इस पैसेज के थ्रू कि पेरेंट को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स गिव चिल्ड्रन सम स्पेस, लिसन टू ईच नीड ऑफ देयर्स, लेट देम सोल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय हेल्पिंग देम फ्रॉम द बैक। तो ये सारे ही ठीक है, पेरेंट्स को इन सारों को ही करना चाहिए, उनको स्पेस भी देना चाहिए, उनकी बातें भी सुननी चाहिए और उनके प्रॉब्लम्स भी सोल्व करनी चाहिए। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। 7th देखते हैं, आफ्टर अराइविंग एट अ डिसीजन ऑलमोस्ट एवरीवन इज डैश इन द फैमिली मेंशन्ड अबोव। क्या किया, वो जो डिसीजन लिया गया उसे एवरीवन फैमिली मेंबर्स को कैसा फील किया उन्होंने, हर्ट, यानी ये डिसीजन लिया गया सभी क्या थे, असंतुष्ट थे। कोई डिसीजन चाहता था और कहीं जाना चाहता था या और कोई मेल लेना चाहता था, तो वो क्या हुआ, उनका
हर्ट हुए वो। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दिस सिनोनियम्स ऑफ हर्ट गिवन इन पैराग्राफ इज। हर्ट का सिनोनियम क्या है? इंजर्ड का मीनिंग सेम ही होता है। 9th हमारा, द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ए स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग इन पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 में आपको देखना है स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग इनमें से। तो इसका क्या होगा आंसर? क्यूसिन। क्यूसिन क्या है? मेथड है कुकिंग करने का, जो कि पैराग्राफ 4 में आप देख लेना, बैग जाके इसको हमने रीड किया था जो उसमें मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वर्ड एग्रीएबल हैज़ द एंटोनियम। एग्रीएबल यानी मान लेना, बात एग्री हो जाना, उसका एंटोनियम, उसका विपरीत क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब झगड़ा करना, उससे डिसएग्री करना, तो एक इसका एंटोनियम हो जाएगा। यही हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, इसके पैसेज रीड कर लिया हमने। अब सेकंड 20 में पैसेज और उसके आंसर हमने सोल्व करने हैं, तो आगे देखते हैं। इतना हमने कर लिया, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पैसेज रीड करेंगे हम। कीप योर वॉच एक्यूरेट, फॉर सम पीपल मूविंग अप द टाइम ऑन देयर वॉच विल हेल्प देम गेट अप अर्लियर। एक्यूरेट मतलब अपनी वॉच को ठीक करो, कुछ लोगों के लिए ये उनका टाइम पर जल्दी उठना हेल्प करेगा। और फॉर अदर्स दे विल रिमेंबर दैट द टाइम ऑन द वॉच इज़ रॉन्ग एंड विल डिसरिगार्ड इट ऑल टुगेदर। बाकी के क्या करेंगे, उन्हें याद रहेगा कि जो घड़ी का टाइम गलत है, वे इसकी अवहेलना करेंगे। इट मे बी हेल्पफुल टू सेट योर वॉच जस्ट 2 minutes अहेड इंस्टेड ऑफ 5 or 10। अहेड मतलब आगे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप अपनी वॉच 2 मिनट आगे करो 5 और 10 के बजाय। Keep a clock, phone, computer or anything that displays time in each room of your house. One of the easiest ways to run late is simply by not realizing that the time is passing as quickly as it is. क्या रखो? घड़ी, फ़ोन, कंप्यूटर, मतलब कुछ भी रखो अपने रूम में जो टाइम शो करता हो। और सबसे आसान तरीका क्या होगा लेट जाने का, कि सिंपली आप रियलाइज़ नहीं कर पाओ कि टाइम जो वो बहुत जल्दी पास से हो रहा है। सेट ऑल योर क्लॉक्स एंड वॉचेस टू द सेम टाइम, डोंट बी एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, अपनी सारी क्लॉक वॉचेस को सेम टाइम पर एडजस्ट कर लो। थिंग्स यूजली टेक लॉन्गर देन व्हाट यू वुड एक्सेप्ट इवन विदाउट मेजर डिलेज। चीज़ें वो ज़्यादा समय लगाती हैं, आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे ज़्यादा ले लेती हैं वो। इफ़ यू हैव अ डिनर अपॉइंटमेंट एंड 7:30 PM, डोंट थिंक यू कैन वर्क टिल 7 PM, देन टेक अ बाथ, गेट ड्रेस्ड एंड रीच ऑन टाइम। अगर आपका डिनर अपॉइंटमेंट है 7:30 PM का, तो ऐसा मत सोचना कि आप 7 PM तक सारा वर्क कर सकते हो, फिर आप बाथ ले लोगे, ड्रेसअप कर लोगे और टाइम पर पहुंच जाओगे। रियलिस्टिकली कैलकुलेट द टाइम यू विल टेक एट each step and then add 10 minutes more to allow for unexpected delays or you cannot get to your job in time। जब तक आप टाइम पर नहीं जा पाओगे कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उसमें भी आप 10 मिनट्स ज़्यादा ऐड कर लोगे, तभी आप टाइम पर अपनी जॉब के लिए या किसी अपॉइंटमेंट के लिए जा पाओगे, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किए डिले वो भी हो जाते हैं, जिससे आप लेट हो जाते हो। वेक अप व्हेन यू आर सपोज टू वेक अप, डोंट हिट दिस स्नूज बटन। स्नूज बटन कितने करते हैं पता है मुझे? अलार्म लगा के फिर स्नूज बटन तो ज़रूर दबाते होंगे। तो आप जितना सपोज करते हो उठने का टाइम पर, उतने ही टाइम पर आप उठा करो, स्नूज बटन को मत दबाया करो। कीप ऑन लाइंग इन बेड एंड वॉच TV एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर डे। बेड पर लेटे रहते हो और आंखें खुलने से पहले भी क्या TV चला लेते हो, उसको देखने लग जाते हो। मे बी ट्राई इवन सेटिंग योर क्लॉक। आप ट्राई करो कि आप अपनी घड़ी 10 मिनट आगे कर लो जितनी आपको नीड है। इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी विद दिस, मूव योर अलार्म क्लॉक टू समवेयर अवे फ्रॉम योर बेड, डैट वे यू हैव टू गेट अप टू टर्न इट ऑफ। अगर इसमें भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, बिल्कुल ईजी वे है, क्या अपने अलार्म क्लॉक को अपने से दूर रख दो। अगर वो सुबह बजेगी तो आपको उसको बंद करने के लिए भी अपने बेड से उठना ही पड़ेगा। कमिट योर सेल्फ टू बीइंग 50 minutes अर्ली फॉर एवरीथिंग। अपने आप को कमिट करो कि आप सारा काम 15 मिनट पहले ही करोगे। If you have to reach your place of work at 8, don't even tell yourself this. Just tell yourself and everyone else who listens, but don't annoy them or make them think that they are late or early. I have to be at work at 7:45.
देखो आपका ये पैसेज ये रीड करके आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। आप कितने टाइम पर पहले आप अपना काम कंप्लीट कर लो जिससे आप लेट नहीं होगे, टाइम पर पहुंच जाओगे। तो क्या अगर आपको किसी काम के लिए 8 बजे जाना है तो अपने आप को ये मत बताना आपको क्या करना, अपना सारा काम ख़त्म करना 15 मिनट पहले, यानी 7:45 पर आपको सारा काम कंप्लीट कर लेना। इफ़ यू डू दिस यू विल बी ऑन टाइम इवन विद लिटिल अनफॉरसेन डिलेज, यू विल बी ऑन टाइम इवन विद अ ट्रैफिक जाम। अगर देखो आप 15 मिनट पहले ही अपना सारा कर लोगे और निकल पड़ोगे तो आपने जो डिले एक्सपेक्ट नहीं किया और वो हो जाता है तो फिर भी आप टाइम पर पहुंच जाओगे, ट्रैफिक जाम के दौरान भी आप पहुंच जाओगे। हमारा पैसेज कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलेंगे, वो देखते हैं। चलो फर्स्ट है हमारा, इट इज़ गुड टू कमिट योर सेल्फ डैश फॉर एवरीथिंग। क्या कमिट करना अपने आप को? टू बीइंग 50 मिनट्स अर्ली, सारे काम क्या करने हैं 15 मिनट पहले करने हैं, ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। टू बी पंचुअल वी शुड, क्या करना चाहिए हमें? Hit the snooze button of the alarm clock, get up at the right time, start watching TV in the morning, keep on lying in bed। क्या करना चाहिए? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सही टाइम पर उठ जाना चाहिए, ये सारे काम नहीं करने चाहिए। क्या? बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 13 है, इट इज़ अ गुड हैबिट टू, क्या होगी? रीच योर वर्क प्लेस इन टाइम, हाँ ये भी ठीक है। कैलकुलेट द टाइम बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, ये भी। कीप लाइंग इन बेड आफ्टर द अलार्म क्लॉक बजेस, ये रॉन्ग है तो इसका डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों ही ठीक हैं। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द वॉच शुड बी सेट, कितने टाइम पहले सेट कर देनी चाहिए वॉच? 2 मिनट्स। पैसेज अच्छी तरह रीड कर लेना, 2 मिनट पहले ही हमने वॉच का टाइम सेट कर देना है। द राइटर सजेस्ट टू कीप द वॉच, क्या सजेस्ट किया? वॉच को क्या करना चाहिए? एक्यूरेट रखना चाहिए, बिल्कुल सही टाइम पर रखना चाहिए। आगे देखते हैं। 16 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज चार्ट स्टूडेंट्स शुड गेट अप, कब तक उठ जाना चाहिए स्टूडेंट्स को? बिटवीन 5 AM टू 6 AM तक। 17 है, प्रॉपर टाइम डैश हेल्प्स एवरीवन लीड ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हेल्प करती है स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए। 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइम मैनेजमेंट टिप, इसका क्या है? सी, इन रिमूव इम्पोर्टेंट टास्क फ्रॉम टू डू लिस्ट, ये टाइम मैनेजमेंट की टिप नहीं है और बाकी सारी हैं। अब आते हैं ग्रामर पोर्शन पर, जल्दी से इसको देखते हैं। फर्स्ट है इसका, शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज, क्या है इसमें? शी माइट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या करेगी वो? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर विजिट करेगी ड्यूरिंग हॉलीडेज। सेकंड है हमारा, जॉय डैश फ्रॉम वैकेशन जस्ट नाउ, जॉय हैज़ रिटर्न, अभी अभी आया वो, तो क्या यूज़ करेंगे हम इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट, जॉय हैज़ रिटर्न फ्रॉम वैकेशन जस्ट नाउ। डैश एग्जाम कॉपीज आर स्टिल अनचेक्ड, इसके ऑप्शन है ए फ्यू, फ्यू, लिटिल, मच, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे? ए फ्यू, यानी बहुत कम, कुछ कॉपियाँ हैं जो बची हैं, अनचेक्ड बची हैं जो। शी सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो इसका क्या होगा राइट आंसर? बी, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रही है। शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है, शी सेड टू हिम इट इज़ गुड टू सी यू, शी एक्सक्लेम्ड कर रही है डैट इट वॉज गुड टू सी मी, वो मेरे लिए ठीक होगा देखना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शी एक्सक्लेम्ड डैट इट वॉज गुड टू सी मी। 24 है, Many a man dash suffered during partition, many a man has suffered during partition। आगे देखते हैं। ये भी राइटिंग का है, इसमें 6 में से आपको एनी 5 करनी है। What does descriptive writing do? डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन देना, किसी चीज़ के बारे में बताना, तो ये क्या होता है इस राइटिंग में? अपील टू सेंसेस, गिव डिटेल्स, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शंस, ऑल दी अबोव, तो ये सारे ही होते हैं इसमें। क्या डिटेल देनी होती है? डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से डिटेल, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना। 26 है, चूज द मोस्ट इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन चूज करना है। तो इसे सारे इनमें से अप्रोप्रिएट क्या होगा? सी होगा।
आप रीड कर लेना सारा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें। तो ये सी क्या है, जिसमें पूरा इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है किसी चीज़ के बारे में, उसकी सारी वैल्यू और उसकी डिटेल्स दे रखी हैं। 27 है, व्हाट इज़ द रीज़न टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे। क्या रीज़न होता है डिस्क्रिप्टिव एसे लिखने का? टू अलाउ द रीडर टू ग्रैस्प द राइटर्स आइडिया थ्रू द रीडर्स सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड टच, to inform the reader about technical features, to provide the reader with scientific details, to appeal to the reader's liking for numbers। तो ये फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। रीडर को अलो करता है, राइटर के आइडिया, उसके सेंस ऑफ साइट, कैसा उसने देखा, कैसा स्मेल, क्या कैसा टेस्ट, क्या ये सारा उसका क्या होता है, सारा विवरण दे देता है उसमें। शॉर्ट स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन, छोटी स्टोरी किस पर बेस्ड होती है? सिंगल थीम पर ये बेस्ड होती है। आगे देखते हैं 29, द क्रूशियल पार्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। क्रूशियल यानी मेन पार्ट क्या होता है? क्लाइमेक्स, यानी उसकी चरण सीमा होती है जो, वो क्रूशियल पार्ट होता है शॉर्ट स्टोरी का। थीम ऑफ द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी की बात चल रही है, मे बी क्या हो सकता है? हैप्पी, नेगेटिव, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या होता है? सारा ही हो सकता है उसका थीम, हैप्पी भी हो सकता है, नेगेटिव भी, न्यूट्रल भी, ये सारे ही राइट आंसर है। लिटरेचर का पार्ट ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसमें हमने पैसेज और ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, और बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।